अच्छा जी, तो ये हमने पढ़ना था फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। अच्छा, अक्सर बच्चे ना इसमें कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि एक है फैक्टर्स विच अफेक्ट डिमांड, जिन्हें नॉन प्राइस फैक्टर्स बोलते हैं, तो वो इससे मिक्स कर देते हैं। भाई वो जो फैक्टर्स हैं वो तो शिफ्ट लेकर आते हैं, जैसे कि इनकम है, पॉपुलेशन है, टैक्स है, फैशन टेस्ट और ट्रेंड है, वगैरह, वेदर है। ये जो है ये इनका शिफ्ट से कोई ताल्लुक नहीं। जैसे मैंने बताया कि प्राइस राशियो डिमांड में हम सिर्फ प्राइस और डिमांड के रिलेशन को देखते हैं, और कि डिमांड कितना रिस्पॉन्ड करती है, ज्यादा कि कम, और बाकी फैक्टर्स को हम बिल्कुल कंसिडर करते ही नहीं है, जिन्हें नॉन प्राइस फैक्टर्स कहते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ पीईडी हैं जो हम पढ़ने लगे हैं, और इसका मतलब है कि ये आपको फैक्टर्स बताते हैं, मतलब बगैर ग्राफ के देखे हुए, बगैर कैलकुलेट किए हुए, बगैर प्राइस और रेवेन्यू के रिलेशन को देखे हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं इन फैक्टर्स को देखकर कि डिमांड जो है वो प्रोडक्ट की इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी। जैसे कि हमें पहला फैक्टर नजर आ रहा है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अब इसका क्या मतलब है कि अगर प्रोडक्ट जो है वो नेसेसिटी है, तो इसका मतलब है कि प्राइस बढ़े या कम हो, आपकी डिमांड में कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो जरूरत है। तो अगर कीमत जो है वो कम भी हो जाए, तो जैसे कि आप अगर रोज खाना खाना होता है, तो अब कम हो गया, अगर जब प्राइस कम हो गई है, तो खाना तो 6 वक्त नहीं ना शुरू कर देंगे खाना। ऑफ कोर्स वो तो बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है, जितना रिक्वायर्ड है वो उतना ही इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। इसी तरह प्राइस बढ़ जाए तो आप खाने को कम करके एक टाइम तो नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं। तो वो चीजें जो नेसेसिटीज हैं, उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। मतलब जो आपकी डिमांड है, इट डज नॉट चेंज मच विद द चेंज इन प्राइस। प्राइस राशि डिमांड लेस देन वन होती है। और अगर ये सब्सिडी वो नेसेसिटी नहीं है, एक लग्जरी है, तो उस केस में ये इलास्टिक हो जाएगी। मैं इसको यहाँ पर बता भी देता हूँ। यहाँ पे इन केस the product is a luxury, its demand will be elastic। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब को मैं आगे लिख रहा हूँ, एक मिनट। इन केस शायद ये, हाँ, इन केस द प्रोडक्ट इज a luxury, its demand will be, मैंने बोर्ड लिख दिया है, will be elastic as with an increase in price, या small as with an increase in, small increase in price, small increase in price, there will be huge fall in demand। अच्छा, अब there will be a huge fall in demand। आगे ऊपर भी हमने क्या लिखा था? अच्छा हाँ, तो फॉल हम यहाँ पे as with a small increase in price there will be huge, आप कह लें जी, फॉल से बेहतर है कॉन्ट्रैक्शन का वर्ड इस्तेमाल करें ना, वरना कंफ्यूजिंग हो जाए। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन, there will be huge contraction in demand as people can live without it and vice versa। ठीक, ये समझ आ गई ना आपको? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। अच्छा, इसी तरह अगर सब्स्टिट्यूट ज्यादा हैं, यानी कि कोई प्रोडक्ट है जिसके सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है, तो उसकी डिमांड इलास्टिक होगी। मतलब अगर आप थोड़ी सी भी प्राइस जो है ना वो बढ़ाएंगे ना उस प्रोडक्ट की, ये बढ़ाएंगे, तो उसमें बिग जो है ना वो फॉल आ जाएगा डिमांड के अंदर, या कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगी। ये ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो चीपर सब्स्टिट्यूट्स लेना शुरू कर देंगे। और इसको मैं कहता हूँ एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर
वो आपका जो डिमांड है वो थोड़ी सी कम हो जाए, सॉरी प्राइस थोड़ी सी कम हो जाए, तो देयर विल बी अ ह्यूज एक्सटेंशन इन डिमांड। क्योंकि अच्छा यहाँ पे तो बिग फॉल ठीक है, और ऊपर भी हम प्राइस की बात करें, अच्छा इधर जो है नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स की जब बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, मुझे फॉल मैंने लिखा है वहां भी, मैं इसको बेहतर ये अवॉइड, वैसे तो चल जाता है ये, लेकिन चले ज्यादा बेहतर यही है कि मैं इसको कॉन्ट्रैक्शन का वर्ड आप भी सही कर लो उसे। अच्छा, will lead to a big contraction in demand as people will start buying cheaper substitutes। और अगर जैसे मैंने बताया एंड वाइस वर्सा, मतलब एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट, अगर प्राइस जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाए तो एकदम से डिमांड जो है वो गिर जाएगी बहुत ज्यादा, यानी कि एक मिनट, राइज इन प्राइस, अभी क्या, अच्छा प्राइस इन प्राइस बताया था ना, तो हम अगर प्राइस फॉल कर गई, सॉरी थोड़ी सी प्राइस भी फॉल कर जाए, तो डिमांड में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा, यानी कि एक्सटेंशन होगी बहुत ज्यादा, डिमांड बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये नंबर ऑफ एच्यूट्स के केस में होता है, क्योंकि लोगों को लगेगा ये चीपर ऑल्टरनेटिव है तो ये ले लेते हैं। ठीक हो गया ना ये भी। यस सर। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं, तो टाइम आ गया। टाइम में अगर आपके पास टाइम है एक चीज को खरीदने का, मतलब इमरजेंसी नहीं है, तो अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ेगी थोड़ी सी भी, तो आप उसको अचानक लेना छोड़ देंगे एकदम से, कि यार कोई बात नहीं, हम 2 महीने बाद ले लेंगे, 3 महीने बाद ले लेंगे। तो डिमांड क्या होगी, इलास्टिक। और इसी तरह जब प्राइस कम होगी, तो वो तमाम लोग जिन्होंने नहीं लिया होगा, पोस्टपोन किया होगा, वो सब प्राइस थोड़ी सी भी कम होने से लेना शुरू कर देंगे, तो डिमांड एकदम से बढ़ भी जाएगी बहुत ज्यादा प्राइस के चेंज के मुकाबले में। तो और अगर इसका ऑपोजिट हो कि आपके पास एम्पल टाइम है, सॉरी इमरजेंसी में लेना है, तो फिर तो प्राइस अगर ज्यादा भी है तो आप डिमांड में बहुत कमी नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में लेने वाली चीज नहीं है, ये आपको अभी चाहिए। तो फिर डिमांड में कोई खास कमी नहीं आएगी, डिमांड हो जाएगी इन इलास्टिक। और इसी तरह प्राइस अगर आपकी कम हो जाए, तो तभी आप वो जो इमरजेंसी में आपने जो लेना है वो तो आप लेंगे ही, बहुत ज्यादा डिमांड में इजाफा नहीं करेंगे। वो आपने जो इमरजेंसी में चीज लेनी है वो आप तकरीबन उतनी ले लेंगे या थोड़ी सी ज्यादा ले लेंगे। तो अगर टाइम आपके पास बहुत है चीज को बाय करने का, आप डिले कर सकते हैं अपनी स्पेंडिंग को, तो डिमांड होगी इलास्टिक। और अगर आपके पास टाइम जो है वो नहीं है, इमरजेंसी में लेना है, तो डिमांड हो जाएगी इन इलास्टिक। इसी तरह प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, अगर आपकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा प्रोडक्ट में लगता है, तो आपका पहले ही एक मेजर चंक जो है इनकम का वो लग रहा है उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो थोड़ी सी भी प्राइस बढ़ेगी तो आप एकदम से डिमांड बहुत ज्यादा गिरा देंगे कि यार अब तो बाकी चीजें हम ले ही नहीं सकते। लेकिन कंपैरेटिवली अगर जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी थी, मैच बॉक्स की माचिस की डिबिया है जो कि बहुत ही सस्ती होती है, 5 रुपए की, 10 रुपए की, उसकी कीमत अगर डबल भी हो जाए, तो डिमांड में कोई खास फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, क्योंकि वो आपकी इनकम का बहुत ही छोटा सा प्रोपोर्शन लेकर जाती है, जिसकी वजह से आपको फर्क नहीं पड़ता। तो मैच बॉक्स की प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए, आपकी डिमांड में कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, इन इलास्टिक हो जाएगी। लेकिन अगर कोई बहुत महंगी आइटम है या आपकी इनकम का ज्यादा हिस्सा उसमें लगता है, जैसे कि फूड आइटम है, रोज आपने रोटी खानी है, खाना खाना है, तो वो तो दिन में 3 दफा करना है, और वो महीने में भी पूरा महीना करना है, तो वो आपकी इनकम का काफी हिस्सा लेकर जाती है। तो उसमें हम कह सकते हैं कि डिमांड जो है वो इन इलास्टिक। खैर, हम अगर फूड की बात करें तो फूड में कौन सा, अगर वो नेसेसिटी है फिर तो इन इलास्टिक की होगी, लेकिन अगर वो मैकडोनल्ड्स है, केएफसी है, फिर वो इलास्टिक हो जाएगी कि आपकी ज्यादा इनकम का ज्यादा हिस्सा लेके जाता है, और आप कहते हैं यार अयाशी तो, ये तो याशी है, और इनकम भी इतनी खर्च होती है, तो अगर प्राइस और बढ़ेगी तो आप कहेंगे, छोड़ो यार, अचानक से डिमांड उसकी ज्यादा गिर जाएगी, वो इलास्टिक हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई ना ये भी। यस सर। फिर हैबिट है कि कुछ चीजें होती हैं जो हैबिट फॉर्मिंग होती हैं, मतलब कि आपकी आदत होती है उनको इस्तेमाल करना, जैसे लोग चाय पीते हैं, या घर में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, आजकल थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन अखबार पढ़ते हैं कि जी चाय नहीं, साथ अखबार पढ़ना है। तो या आपकी आदत है कि नॉवल पढ़ने की, एक रूटीन बनी हुई है रात को सोने से पहले, या जब आपके पास फारिग टाइम है, तो उस केस में अगर प्राइस उसकी बढ़ती भी है तो आपकी डिमांड में कोई खास फर्क नहीं आना, खास काम नहीं होगी, क्योंकि आपकी आदत है, आपको चाहिए। तो उस केस में भी डिमांड जो है इन इलास्टिक हो जाएगी, क्योंकि
आपकी हैबिट बन गई है, तो आपकी डिमांड में कोई खास फर्क नहीं आने वाला। डिमांड जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करेगी प्राइस के चेंज होने से, यानी कि अगर प्राइस बढ़ भी जाए तो आपकी जो हैबिट है, जितनी आप चाय पीते हैं या जितना आप अखबार पढ़ते हैं या नॉवल पढ़ते हैं, कोई कॉमिक बुक पढ़ते हैं, तो वो आपने उतनी ऑलमोस्ट मोरलेस इस्तेमाल करनी है, तो इनइलास्टिक हो जाएगी। ये हमारा हो गया वो फैक्टर्स जो कि इनइलास्टिक करते हैं। अच्छा, मैं अगर यहाँ हैबिट के अंदर उन चीजों को भी शामिल कर लूँ जो कि होती हैं, जो एडिक्शन पैदा करती है, जैसे सिगरेट हो गया, तो अब चाय भी आती है वैसे उसमें, वो भी इसमें हम अगर ले लें कि बॉडी जो है ना वो एडजस्ट हो गई है और वो मांगती है अब कि हाँ मुझे जो है ना वो सिगरेट दो, तो फिर उस केस में भी सिगरेट की डिमांड भी जो है वो इनलास्टिक हो जाएगी, क्योंकि आपकी प्राइस बढ़े कम हो, आपने सिगरेट की एक सर्टेन क्वांटिटी एक दिन की इस्तेमाल करनी है, थोड़ा बहुत 19-20 आगे पीछे हो सकता है, तो डिमांड लेस रिस्पॉन्सिव हो जाती है टू चेंज इन प्राइस, तो वो भी हम इसी में ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। जो लास्ट चैप्टर इसका है डिमांड सप्लाई से रिलेटेड, वो आ गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इसको भी अब हम जल्दी से देख लेते हैं, और ये उम्मीद है कि हम जल्दी ही हम कर लेंगे, क्योंकि डिमांड आपने इलास्टिक डिमांड आपने पहले की हुई है। तो ये है जैसे प्राइस पीईएस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो अब इसको हम क्या बोलते हैं, वही इसमें है अबिलिटी ऑफ सप्लाई टू रिस्पॉन्ड। ability of supply to respond। अच्छा, रिस्पॉन्ड कब करना है? टू अ चेंज इन प्राइस। रिस्पॉन्ड टू अ चेंज प्राइस मतलब प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में कितना चेंज आता है। और आपको ये तो पता ही है कि सप्लाई प्रोड्यूसर की तरफ से आती है, और इसको हम रिस्पॉन्सिवनेस भी बोल सकते हैं। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस, ये भी हम इस्तेमाल कर लेते होते हैं। या हाउ मच सप्लाई विल चेंज विद द चेंज इन प्राइस, ये मैंने नोट्स में लिखा भी हुआ है। तो और इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो वही है, बस फर्क ये है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की जगह पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड आ जाए, और नीचे वही परसेंटेज चेंज इन प्राइस ही आएगा। और उसी तरह हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जिस तरह हम पहले करते थे। तो इसको तो मैं डिटेल में बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि अगर ये प्राइस है, क्वांटिटी सप्लाइड है, और प्राइस 10 से 20 हो गई है, और जो सप्लाई है वो 100 से 150 हो गई है, तो हम इसको उसी फॉर्मूले के तहत इसका आंसर निकाल सकते हैं। और मैं अगर आंसर निकालूं तो सप्लाई में चेंज आ रहा है 50 का, और ओरिजिनल सप्लाई 100 थी, तो मैंने इंटू 100 कर दिया, और नीचे जो है वो प्राइस जो है वो उसमें 10 का डिफरेंस था, और 10 ही प्राइस थी, इंटू 100 कर दिया, तो हमारे पास 50% जो है वो सप्लाई का चेंज आ गया, और 100% चेंज आ गया प्राइस का। तो हमारे पास 0.5 आंसर आ गया, और ये आंसर है लेस देन 1। तो अगर ये लेस देन 1 है तो हम इसे बोलेंगे इन इलास्टिक सप्लाई। और इन इलास्टिक सप्लाई का मतलब है जो सप्लाई जो प्राइस के चेंज होने से ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करती, सिर्फ वो 0.5 रिस्पॉन्ड करेगी। मतलब अगर एक यूनिट का चेंज आएगा प्राइस में, तो उसमें सिर्फ 0.5 यूनिट्स का चेंज आएगा, या 100% चेंज आएगा अगर प्राइस में, तो डिमांड में सिर्फ, सप्लाई में सिर्फ 50% आएगा, जो हमें लिखा है यहाँ पर कि 50% चेंज सप्लाई में और प्राइस में 100% का चेंज है। और इसी तरह अगर आंसर जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाए तो उसे इलास्टिक सप्लाई बोला जाएगा, कि सप्लाई जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्ड करती है टू अ चेंज इन प्राइस। अच्छा, अच्छा, एक मिनट जी। अच्छा जी, अम, अच्छा जी, तो हम सप्लाई की बात कर रहे थे, तो मैं यहाँ पर अब आपको वही इसी तरह ही टाइमलाइन अगर बनाऊं यहाँ पे, तो वही है कि आपके इसमें भी उस तरह ही है जैसे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में होता था, कि हमारे पास सबसे इधर जो है वो होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 0, जिसको हम परफेक्टली
परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई बोलते हैं, इन इलास्टिक। इसको सर हम, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा एक मिनट, और राइट, तो हम सबसे पहले जो सबसे एक्सट्रीम पे है इलास्टिक सप्लाई की टाइप, वो है पी एस इक्वल टू जीरो। इसको परफेक्टली इन इलास्टिक भी बोल सकते हैं, इसको हम जो है वो जीरो इलास्टिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि डिमांड प्राइस में जितना मर्जी चेंज आ जाए, सप्लाई में चेंज आना ही नहीं है। और इसको हम कंप्लीटली इन इलास्टिक भी बोल सकते हैं। ये सारे नाम है और एमसीक्यूज में इस्तेमाल हो सकते हैं, कंप्लीटली इन इलास्टिक। इसी तरह आगे चलें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि एक मिनट ना, मुझे जरा एक इशू आ गया, फिर आप 2 मिनट रुकना पड़ेगा। ओके, ऑल राइट। तो आगे जो है वो हमारे पास एक क्या हो गया, हाँ जी, ये आ जाते प्राइस राशि सप्लाई लेस देन 1, यानी कि उधर को जा रहे हैं तो इलास्टिक होती जा रही है। अभी ये जीरो नहीं है, अब ये थोड़ा रिस्पॉन्ड करती है। जीरो जो है वो तो है बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करती विद ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यहाँ पर थोड़ा रिस्पॉन्ड करती है। और उसके बाद फिर हमारे पास प्राइस राशि सप्लाई जो है वो इक्वल टू 1 आ जाती है। तो ये तो चलो हमें समझ आ गई कि ये इन इलास्टिक होती है, जो हमने कैलकुलेट भी किया था। तो पी एस जो है वही इलास्टिक ऑफ डिमांड की तरह, इसको भी यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। और इसका मतलब ये है कि जितना चेंज प्राइस में आएगा, सेम प्रोपोर्शन से वही चेंज सप्लाई में भी आएगा, यानी कि सप्लाई जो है वो इक्वली रिस्पॉन्सिव है टू ए चेंज इन प्राइस। अच्छा, प्राइस में अगर 10% इजाफा होगा तो सप्लाई भी 10% बढ़ जाएगी, और अगर कमी आएगी तो उतनी ही कमी जो है वो सप्लाई में भी आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास जो है प्राइस रेशियो सप्लाई ग्रेटर देन 1 होता है, जिसे हम इलास्टिक सप्लाई का नाम दे रहे हैं कि अब सप्लाई ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो गई है। और फाइनली हमारे पास वही आ जाता है प्राइस इलास्टिक ऑफ सप्लाई इक्वल टू इंफिनिटी। इसी वजह से इसको हम इन्फिनिट इलास्टिक भी बोलते हैं, और ये डिमांड में भी था। और इसको कंप्लीटली इलास्टिक, कंप्लीटली या परफेक्टली परफेक्टली इलास्टिक भी बोल सकते हैं, सारे इसी के नाम है। और अगर मैं अब इसकी जरा डायग्राम की तरफ जाऊं, तो जो इक्वल टू जीरो है, चलिए इसको मैं अगले स्लाइड में बनाता हूँ। अब इनको हम देख लें, ये है एक्सचेंज, यानी कि जितना आप राइट पे जा रहे हैं हमें नजर आ रहा है सप्लाई ज्यादा रिस्पॉन्ड करती जा रही है। और जो लास्ट है यानी कि इन्फिनिट इलास्टिक, इसमें सप्लाई जो है वो आप कह लो हाइपर सेंसिटिव है, इतना चेंज होती है कि इसको मेजर करना मुमकिन नहीं है, तो इसीलिए इन्फिनिट इलास्टिक इसका नाम दिया गया है। अच्छा, अब हम अगर डायग्राम से देखें, तो चूंकि सप्लाई का जो है पॉजिटिवली स्लोप होता है, तो हम अगर इसको डायग्राम को बनाएं तो याद रखें ये है सप्लाई का, लेकिन ये कंप्लीटली वर्टिकल है जैसे डिमांड का होता है, यानी कि ये पीई एस इक्वल टू जीरो है। लेकिन अगर मैं पीईडी की बात करूं, यानी कि प्राइस इलास्टिक सप्लाई की, उसका भी जो जीरो इलास्टिक सॉरी प्राइस इलास्टिक डिमांड की बात करूं, तो उसका भी जो कर्व होता है वो परफेक्टली जो इन इलास्टिक डिमांड का होता है वो भी इसी तरह होता है, कंप्लीटली वर्टिकल। यानी कि जब जीरो की बात करते हैं, जीरो इलास्टिसिटी सप्लाई की और डिमांड की हो, कर्व की शेप ऐसी ही होती है, कंप्लीटली वर्टिकल। यानी कि यहाँ पर आप प्राइस को जितना भी चेंज कर लें, आप प्राइस को बढ़ा दें, प्राइस को कम कर दें, लेकिन जो सप्लाई है उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। अच्छा, ये फिर हम आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास अगर यूनिटरी इलास्टिक की ये जीरो है ना, चलें इन इलास्टिक का देख लेते हैं। अब ये पूरा वर्टिकल है, ये जो इन इलास्टिक होता है मतलब पीई एस जो है वो लेस देन 1 है, लेकिन जीरो नहीं है, तो ये वर्टिकल कंप्लीटली तो नहीं होगा, लेकिन वर्टिकल होने की कोशिश जरूर करेगा ऐसे।
तो अब हम इसमें अगर देखें कि हमारे पास ये प्राइस है लेट से, और ये हमारे पास क्वांटिटी है, तो आप देखो ये मैंने प्राइस में चेंज लेकर आया हूँ ये, और उससे सप्लाई में भी चेंज आया है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि प्राइस का चेंज जो है वो ज्यादा बड़ा है, और अगर मैं इसको कलर भी कर दूं तो ये प्राइस का चेंज है, और ये चेंज सप्लाई का है जो कि काफी छोटा है। तो सप्लाई उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। अच्छा, इसी तरह फिर हम आगे चले जाते हैं यूनिटरी सर इलास्टिसिटी। लेकिन जो सप्लाई का वो तो पॉजिटिव होता है, तो इस तरह तो डिमांड का भी होता है, प्राइस इन इलास्टिक जो होता है। बिल्कुल आप सही कह रही हो, मैं असल में डिमांड ही समझ के बना रहा हूँ। मैं असल में चला गया था, इशू आ गया तो मेरे देन से ही निकल गया कि सप्लाई हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हो। यहाँ पर आके लेस देन, अगर हम 1 की बात करते हैं, तो हमने यहाँ पर भी वर्टिकल करना है, तो कुछ यूं बन जाएगा। और अब अगर हम प्राइस को देखें तो हमें नजर आ रहा है कि प्राइस का चेंज काफी ज्यादा है, चाहे आप बढ़ा लें या कम कर लें, और क्वांटिटी में उतना चेंज नहीं आ रहा। तो अब हम देखें तो ये प्राइस का चेंज आ रहा है, और हमारे पास जो क्वांटिटी का चेंज है वो बहुत कम है कंपेयर टू प्राइस। अच्छा, इसी तरह हम अगर अ, चले जाएं प्राइस लास्ट सप्लाई इक्वल टू 1, तो उसमें आपने याद रखना है कि वो सप्लाई कर्व जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है वो इक्वल टू 1 होता है, यानी कि जीरो से। बाकी कोई भी सप्लाई कर्व जीरो से स्टार्ट नहीं होता, ओरिजिन से नहीं होता। तो यहाँ पर भी पी और पी वन है, लेकिन यहाँ पर जो है वो चेंज ऑलमोस्ट जो है वो बराबर होता है। शायद थोड़ा सा मुझसे चेंज शायद थोड़ा बड़ा लग रहा हो, लेकिन ये चेंज प्राइस का और सप्लाई का बराबर होगा, उसमें कोई चेंज हमें नजर नहीं आएगा एज सच। अच्छा, तो वो हम अगर इसको देख लें, ये चेंज प्राइस का हमें नजर आ गया, और ये चेंज सप्लाई का है। अगर मैंने लाइन से ही ड्रॉ की हो तो ये चेंज दोनों बराबर होंगे, हम इसको बराबर ही समझ लेते हैं। जबकि थोड़ा सा जो सप्लाई का चेंज ज्यादा लग रहा है, क्योंकि मैंने लाइन शायद थोड़ा सा आगे चला गया हूँ। दोबारा ड्रॉ करूंगा, ठीक है, समझ आ गई ना आपको? सर समझ आ गई है। ओके, ऑलराइट। अच्छा, इसी तरह से फिर हम आगे चले जाते हैं, तो हमारे पास आ जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1, तो वो उसमें कुछ जो सप्लाई का कर्व है वो किस तरह का होता है, वो कुछ फ्लैट होता है। जो लेस देन 1 का होता है वो स्टीप होता है, और जीरो में तो खैर बिल्कुल ही स्टीप हो गया, इसमें फ्लैट होता जाता है। तो अगर मैं ये प्राइस का चेंज आपको दिखाऊं, तो हमें नजर आ रहा है यहाँ पे क्लियरली कि प्राइस का चेंज जो है वो उतना बड़ा नहीं है जितना कि बड़ा हमें सप्लाई का चेंज नजर आ रहा है, ये वाला। और प्राइस का चेंज जो है वो तो छोटा है, सिर्फ इतना है। तो ये इससे पता चला हमें कि सप्लाई जो है वो इलास्टिक है। और इसी तरह से जो फाइनल है, अच्छा अब ये है जी प्राइस इलास्टिक सप्लाई इक्वल टू इन्फिनिटी। ये भी सेम, यानी कि जो एक्सट्रीम केस होते हैं इलास्टिसिटी के, चाहे वो ये इन्फिनिट हो या वो जीरो हो, डिमांड सप्लाई के दोनों के सेम होते हैं। तो इसमें ये क्या होगा, इसमें इसमें फ्लैट हो रहा था ग्रेटर देन 1 में, इसमें बिल्कुल ही फ्लैट हो जाएगा, यानी कि कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल। और इसमें आप देखें तो प्राइस जो है, लग रहा है कि जैसे प्राइस में चेंज आ ही नहीं रहा, और क्वांटिटी जो है ना वो बढ़ रही है या कम हो रही है। एक्चुअली वो प्राइस का चेंज इतना कम है कि वो डायग्राम से हमें हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने प्राइस का चेंज दिखाया तो सप्लाई में इतना बड़ा चेंज है कि, क्योंकि वो इन्फिनिट है, हाइपर सेंसिटिव है, तो वो इतना बड़ा चेंज होगा कि वी कैन नॉट शो इट इन द डायग्राम। तो उसको इस तरह से ही दिखाया जाता है। तो आप गौर करो कि जो सप्लाई का इन्फिनिट इलास्टिक का कर्व होता है, और जीरो इलास्टिक का कब होता है, वो सेम होता है जिस तरह के डिमांड का जीरो इलास्टिक का और इन्फिनिट इलास्टिक का केस होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो। ओके, ऑलराइट। अच्छा, मैं जरा इसको एक सेकेंड। अच्छा,
आज जरा बार बार इंटरप्शन हो रही है, असल में ना घर में आज दरवाजा खोलने वाला ही कोई नहीं है। ओके, अब हम वापस चलते हैं नोट्स के ऊपर। ये बात हमने कर ली। तो ये हमने कवर कर लिया सारा। अच्छा, अभी देखो ये इलास्टिक है, ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, आपके सामने है। इस तरह ये देखो, इन इलास्टिक है ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, लेकिन ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है। इसके पीछे रीजन है, लेकिन बहरहाल वो लेवल में इतने एडवांस लेवल पे पढ़ाना नहीं होता। हाँ, ए लेवल में इकोनॉमिक्स हो तो फिर बताया जाता है कि ये जीरो से स्टार्ट होता है, तो ये क्यों है यूनिट इलास्टिक, उसका रीजन भी दिया जाता है। ओ लेवल में पूछा नहीं जाता इतना डिटेल में। तो अच्छा, फिर ये परफेक्टली इलास्टिक ये भी हो गया हमारा सारा। अब ये आ गया वही कि फैक्टर्स विच अफेक्ट प्राइस इलास्टिक सप्लाई। जिस तरह डिमांड में था कि अगर आप कैलकुलेट ना करें, आप डायग्राम आपके पास या वो सप्लाई कर्व ना बनाओ, ड्रॉ हुआ हो, तो कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट जो है ये इसकी सप्लाई इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है। तो वो फैक्टर्स जो है ना, जो ये बताते हैं, उनको भी हम डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिक सप्लाई बोलते हैं। जो हमें बताते हैं कि प्रोडक्ट की सप्लाई इलास्टिक होगी कि इनइलास्टिक है। उसमें भी पहले आ गया टाइम। अगर एक चीज को प्रोड्यूस करने में टाइम ज्यादा लगता है तो प्राइस बढ़ने के बावजूद भी उसकी सप्लाई में इजाफा उतना हो नहीं सकता। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, क्रॉप्स। अब आपने क्रॉप्स उगानी है तो क्रॉप्स को उगाने में 3 महीने 4 महीने लगने ही लगने हैं। तो जब तक वो रीप आउट होगी तो इसका मतलब है कि प्राइस अगर बढ़ भी जाए तो उसकी प्रोडक्शन में तो उतना इजाफा हो नहीं सकता। उसने तो अपने टाइम पे पकना है और उसके बाद ही आगे मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। तो कोई टाइम लगता है उसमें। तो अब इसी तरह अगर प्राइस कम हो जाए तो सप्लाई में कमी भी नहीं की जा सकती, क्योंकि जो क्रॉप अभी उग रही है वो तो उगेगी और वो मार्केट में भी आएगी, तो सप्लाई में तो कमी आप नहीं कर पाएंगे उतनी। तो इसी तरह अगर किसी चीज का टाइम कम है प्रोड्यूस करने में तो प्राइस थोड़ी सी बढ़ेगी, तो प्रोड्यूसर उसका एडवांटेज हासिल करने के लिए इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट वो सप्लाई में ज्यादा इजाफा कर देंगे। अगर उसको प्रोड्यूस करने में टाइम कम लगता है तो उस केस में सप्लाई हो जाएगी इलास्टिक। लेकिन अगर टाइम आपके पास ज्यादा है लगता है प्रोडक्शन करने में, तो वो फिर सप्लाई उस केस में इनइलास्टिक हो जाएगी। इसी तरह अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के आप एक चीज की प्राइस बढ़ रही है लेकिन आपके पास रिसोर्सेज नहीं है जिससे आप प्रोडक्शन कर सके ज्यादा या उतनी ज्यादा, तो फिर आप सप्लाई में इजाफा तो करेंगे लेकिन उतना इजाफा नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास लैंड लेबर कैपिटल वगैरह उतना नहीं है, थोड़ा है। तो सप्लाई उस केस में इनलास्टिक हो जाएगी, वरना इलास्टिक होगी। इसी तरह पेरिशेबल और ड्यूरेबल गुड्स की अगर बात कर लें तो दोनों में फर्क ये है कि पेरिशेबल गुड्स जो होती हैं उनकी शॉर्ट शेल्फ लाइफ होती है। ड्यूरेबल गुड्स तो बहुत लंबे अरसे तक जो है ना वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं। तो अगर आप डील करते हैं पेरिशेबल गुड्स में, जैसे कि वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं या और सीरियल्स हैं या और कोई स्नैक्स हैं, चिप्स हैं, तो इनकी एक सर्टन लाइफ होती है। तो आप योगर्ट को ले लो, उसके ऊपर भी लिखा होता है एक्सपायरी डेट कितनी है। तो इसका मतलब है कि उस केस में आप ज्यादा प्रोडक्शन, पर्टिकुलरली अगर मैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बात करूं, तो प्राइस बढ़ने के बावजूद भी सप्लाई में ज्यादा इजाफा नहीं किया जाता। क्यों? अगर प्राइस बढ़ती है जब, तो प्रोड्यूसर को ये लगता है अगर हमने सप्लाई बढ़ाई और वो ना बिकी, तो सप्लाई बढ़ रही है ना, डिमांड तो नहीं है ये कितनी है। सप्लाई अगर बढ़ा दी और ना बिकी तो हम तो स्टोर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ भी शॉर्ट है बहुत। तो वो खराब हो जाएगी, हमारा नुकसान हो जाएगा, जाया करना पड़ेगा। तो इसलिए पेरिशेबल गुड्स की सप्लाई इनइलास्टिक होती है। और इस तरह ड्यूरेबल गुड्स को ले रहे हैं तो क्योंकि वो स्टोर हो सकते हैं, तो जब प्राइस बढ़ती है थोड़ी सी भी, आप सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यार अगर नहीं बिकी तो स्टोर कर लेंगे, अगले सीजन में बेच देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो इसमें सप्लाई इलास्टिक हो जाती है। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें इसमें, जो कि लास्ट चीज है इसके अंदर, कि वो क्या कि इफ सप्लाई ऑफ ए प्रोडक्ट इज इलास्टिक, तो प्रोड्यूसर एडवांटेज हासिल कर सकता है कि अगर डिमांड बढ़ रही है तो प्रोड्यूसर उसको सेटिस्फाई, और तो फिर प्राइस बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को सेटिस्फाई करने के लिए फॉरेन प्रोडक्शन करके उस डिमांड को सेटिस्फाई कर सकता है और प्रॉफिट अर्न कर सकता है। अच्छा, तो इसी तरह जो प्रोड्यूसर है, इन दिस वे प्रोड्यूसर विल गेट मोर कस्टमर्स एंड विल बी एबल टू सेल गुड्स एट अ टाइम। कब? जब प्राइसेस ज्यादा है, क्योंकि जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस भी ज्यादा हो जाती है, डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ती है। तो प्रोड्यूसर चूंकि अपनी सप्लाई में इजाफा कर सकता है, तो उस हायर प्राइस का एडवांटेज हासिल करेगा और जल्दी से सप्लाई ज्यादा करके प्रॉफिट भी अपना ज्यादा कर लेगा। तो ये प्राइस इलास्टिक सप्लाई की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। समझ आ गई आपको इसकी? यस। ओके, ऑलराइट। तो ये हमारा चैप्टर 2.8 तक हो गया।
और ये 2.9 और जो 10 खैर डिफरेंट है थोड़ा सा, और 2.11 9 और 11 जो वो एक जैसे ही हैं। ये मैं शायद आपको ये कटा ही इसको करवा दूंगा, 10 में शायद ज्यादा टाइम लगेगा। एनीवे अब ये कि अभी इतना ही हम काफी, ये मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम जो है 2.11, तो अभी हम आगे नहीं चलेंगे और मैं ये करूंगा अब कि आपको क्वेश्चन भेजूंगा।